अब बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। इसमें अपन क्या देखेंगे, जो अपने को लंग में जो ऑक्सीजन आती है बाहर से, और ऑक्सीजन ये सेल को जाएगी, टिश्यू को जाएगी, वो पंप होएगी ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये ब्लड वेसल के थ्रू जाती है, और ये पंप कौन करता है, हार्ट करता है। जो ब्लड को पंप करता है वो हार्ट करता है। तो एक जो कंडक्टिव पाथवे होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग में कंडक्टिंग पाथवे कौन सा आएगा, मेनली हार्ट के थ्रू जाएगा, और ये ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजन टिश्यू को जाएगी। और जो वेस्ट मटेरियल CO2 निकलेगी टिश्यू से, वो लंग के थ्रू जाएगी ब्लड वेसल से, और पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा लंग की तरफ। तो मेनली जो कंडक्टिव पाथवे अपने ह्यूमन बींग में वो तो है हार्ट। और जो ब्लड वेसल होती है उसमें क्या होता है, RBC और WBC, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे इस चैप्टर में ब्लड वेसल में कितने क्या क्या कंपोनेंट है। उसके बाद देखेंगे कंडक्टिव पाथवे कौन कौन से होते हैं अलग अलग एनिमल्स में। हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में मेनली रोल क्या होता है। ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल्स। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए अपने को एक बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन चाहिए होता है। वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है जैसे CO2 हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। तो मेनली जो टिश्यू को अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और CO2 वहाँ से लेके जानी है, उसके लिए कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए होता है, सर्कुलेशन कहते हैं उसे पूरा। It is therefore essential to have efficient mechanism for movement of this substance to the cell and from the cell। तो एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए होता है, ब्लड वेसल, हार्ट हो गए, ये सारा एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए होता है CO2 और O2 को ले जाने के लिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो सिंपल ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जेस, उनमें मेनली क्या होता है, सिंपल एक कैविटी होगी। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। तो इनमें बॉडी कैविटी होगी, बस एक बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। तो मेनली एक बॉडी कैविटी के थ्रू ही सारे सब्सटेंस को एक्सचेंज करेगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। तो उनमें स्पेशल फ्लूइड होता है, जैसे ह्यूमन बींग में ब्लड है, और ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। तो सबसे बॉडी फ्लूइड सबसे कॉमन है ब्लड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज। तो जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि ब्लड सबसे कॉमन होता है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड होता है, आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। तो ब्लड क्या होता है, अब अपन ब्लड में जो कॉम्पोजिशन होती है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और साथ में क्या होगा, ब्लड के कंपोनेंट होंगे जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो मेनली ब्लड में प्लाज्मा भी होएगा, RBC, WBC भी होंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है मेनली। ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, ब्लड है। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन हैविंग pH 7.4। तो मतलब 7 नॉर्मली न्यूट्रल कहते हैं, और उसके जो ज़्यादा होती है उसे अल्कलाइन कहते हैं, उससे कम एसिडिक है। तो ये अल्कलाइन होती है थोड़ी सी। इज मोर इन द आर्टरीज देन इन द वेन। तो मेनली क्या होता है, जो वेन होती है उसमें CO2 ज़्यादा होता है, CO2 ज़्यादा होने से pH थोड़ी कम हो जाती है। तो अल्कलाइन ज़्यादा ये आर्टरी में होएगा। When blood carries acidic becomes acidic then it carry less oxygen। तो मान लो वेन है, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होएगा और CO2 ज़्यादा होगी। CO2 ज़्यादा होगी तो एसिडिक हो जाएगा, तो ब्लड बिकम एसिडिक। रेजिंग ऑफ pH ऑफ ब्लड शैल रिजल्ट इन इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो मेनली क्या होता है, pH अपन रेज करते हैं जिसके कारण कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिट हो जाता है। ब्लड pH इज मेंटेन बाय बैलेंसिंग द रेशियो ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेनली pH मेंटेन कैसे रखता है, कार्बोनिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है, हार्डन इफेक्ट अपन ने वो हैमबर्गर इफेक्ट पढ़ा था, क्लोराइड शिफ्ट। तो उसमें अपन ने देखा था जो बाइकार्बोनेट को मेंटेन रखने के लिए एक सोडियम भी होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब जो कंपोनेंट था ब्लड का, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, प्लाज्मा। तो वस्कुलर टिश्यू में क्या होएगा, ब्लड होएगा और लिम्फ होएगा। ब्लड में अपन देखना है मेन प्लाज्मा होएगा और फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं या तो वो कॉर्पसेल्स होते हैं या प्लेटलेट होते हैं। कॉर्पसेल्स में क्या होंगे, इरिथ्रोसाइट, जो RBC होता है, जो RBC वो इरिथ्रोसाइट, और ल्यूकोसाइट होंगे जो WBC कहते हैं अपन। उसके बाद WBC को 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट मतलब इसके ग्रेन्यूल नहीं होंगे, सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल नहीं होंगे, ग्रेनुलोसाइट में होंगे। ग्रेनुलोसाइट में एग्जांपल है बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में एग्जांपल है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मेनली अपन शुरू करेंगे ब्लड में जो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में देखते हैं, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ये जो ब्लड होता है इसका जो 55% होता है वो प्लाज्मा बनाता है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट बनाएंगे।
तो 90 to 90% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। जो प्लाज्मा भी होता है वो दो चीज़ का बना होता है, मेनली वाटर का बना होता है और प्रोटीन होता है उसमें थोड़ा बहुत। और क्या क्या होएगा, जैसे प्रोटीन में फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये सब होंगे। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये भी कंपोनेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर, फिब्रिनोजन हो गया, और जो ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन बनते हैं लीवर के अंदर, वो सारे ब्लड में आ जाते हैं प्लाज्मा में, और ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन, क्लॉटिंग में। जैसे चोट लग जाती है तो क्लॉट करने में ब्लड को हेल्प करते हैं फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर द इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो फिब्रिनोजन का फंक्शन तो है क्लॉटिंग में, और जो ग्लोबुलिन का फंक्शन है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन मेनली ऑस्मोटिक बैलेंस रखती है, जैसे कि कोई सॉल्यूट पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा है तो उसको बैलेंस रखने के एल्ब्यूमिन सॉल्यूट का काम करती है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ब्लड में कितना होता है, 100 mg पर 100 ml होता है ब्लड में, मतलब कि 1 ग्राम पर लीटर हो गया। तो जैसे मान लो किसी को शुगर है तो क्या कहेंगे अपन, मान लो 200 मिलीग्राम पर 100 ml है तो उसको ज़्यादा ब्लड शुगर ज़्यादा है, या 140 से ज़्यादा है। तो मतलब नॉर्मली क्या होती है, 100 तक होती है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म। तो मेनली जो कोगुलेशन होते हैं फैक्ट जो प्लाज्मा में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे फिब्रिनोजन है, ये सब के इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में होंगे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर मान लो प्लाज्मा से कोगुलेशन फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो इसका मतलब कि जो प्लाज्मा में मेनली क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, सीरम प्लस कोगुलेशन फैक्टर। कोगुलेशन हटा देते हैं तो सीरम सीरम रह जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में होंगे कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। कॉर्पस्कल्स में क्या आएंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉर्पस्कल्स में, फॉर्म्ड एलिमेंट में इरेथ्रोसाइट, आरबीसी। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो मेनली ये 45% बनाते हैं और ये 55% बनाते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट है, कॉर्पस्कल्स है। कॉर्पस्कल्स में क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो तीनों मिलके क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी को भी डिवाइड किया है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन द ब्लड। तो ये मेनली जो सेल की कॉम्पोजिशन होती है 45%, उनमें ज़्यादा क्या होगा, आरबीसी होएगा। आरबीसी ऐसा होएगा, या बाइकनकेव शेप का भी होता है। प्लेटलेट छोटे छोटे होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी है, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आरबीसी में क्या होता है, अडल्ट मैन में क्या होगा, 5 मिलियन तक होंगे आरबीसी पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। और आरबीसी क्या होंगे, और आरबीसी फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट। जो बोन के अंदर एक मैरो होती है, बोन मैरो से कहते हैं, बोन मैरो के अंदर ये आरबीसी बनते हैं अडल्ट्स में। दे हैव रेड कलर, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो मेनली इनका जो रेड कलर होता है आरबीसी का, वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये जो आरबीसी होते हैं ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने में। तो आरबीसी बड़ा हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। दिस मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इन कैमल आरबीसी आर ओवल। तो कैमल में कैसे शेप का होएगा, ओवल शेप का होएगा। फ्रॉग में क्या होएगा, न्यूक्लिएटेड होएगा, ओवल होएगा और बाइकन्वेक्स होएगा। ह्यूमन में क्या होएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होएगा। ह्यूमन का इंपॉर्टेंट है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, राउंड है और बाइकनकेव भी हो सकता है। तो फ्रॉग में क्या न्यूक्लिएटेड, ह्यूमन में मेनली याद रखना नॉन न्यूक्लिएटेड और राउंड और बाइकनकेव। कनकेव सरफेस से क्या फायदा होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कनकेव सरफेस से क्या होएगा, कनकेव बोले तो अब मान लो ऐसे शेप का है तो ये कनकेव शेप होगी, ये कनकेव सरफेस है, तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है आरबीसी का। मैमेलियन आरबीसी लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। मैमेलियन आरबीसी लूज देयर न्यूक्लियाइड ड्यूरिंग रेटिकुलर स्टेज ओवर द डेवलपमेंट। तो मेनली याद रखना आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होंगे। और जो न्यूक्लियस होता है, जब बोन मैरो में ये सेल बनता है तो सबसे पहले कुछ इसकी स्टेजेस होती है बनने के लिए, और जो इसकी जो बनने की प्रोसेस में एक रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद मैच्योर आरबीसी बनता है। तो रेटिकुलोसाइट में तो न्यूक्लियस होएगा, तो जब रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनेगा जो ब्लड वेसल में आएगा, वहाँ पे न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो न्यूक्लियस होएगा वो नहीं होगा। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है।
आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है। ग्रेवयार्ड मतलब वहाँ पे जो ग्रेव होती है, मतलब कि जैसे मान लो डेड बॉडी रखी जाती है, तो ये जो तोड़ता है आरबीसी को, वहाँ पे तोड़ के वो कौन तोड़ता है? स्प्लीन तोड़ता है, उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी हैव शॉर्ट स्पैन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इनकी 120 डेज ही क्यों होती है? सिर्फ क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। और जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है, जो बोन मैरो में बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल को क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस कहते हैं इसे, हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। स्पेसिफिकली आरबीसी वर्ड यूज करेंगे तो इरिथ्रोपोइसिस। अगर मतलब कोई आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे कहेंगे हिमेटोपोइसिस। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड मतलब नहीं है इन मोस्ट ऑफ द मैमल एंड बाइकनकेव इन शेप। तो याद रखना इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, बाइकनकेव शेप कहेंगे। फीटस में क्या आएगा? ये मेनली लीवर में बनता है। तो जो अडल्ट ह्यूमन बींग है उसमें तो मेनली क्या बनता है? बोन मैरो में। और जो फीटस होता है उसमें कहाँ बनता है? ये मेनली लीवर में बनता है। जो जस्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं किडनी के, वो एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और जो किडनी में एक जस्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, मतलब कि आरबीसी बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी ज़्यादा बनाने में, बाय रिलीजिंग इरिथ्रोपोइटिन। When blood is mixed with hypotonic solution or distilled water, then RBC bursts. This is called hemolysis. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा आरबीसी के। तो पानी अंदर आने से सेल कर जाएगा, आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा, उसे कहते हैं हीमोलिसिस। तो हीमोलिसिस में आरबीसी बर्स्ट कर जाता है। और आरबीसी को मिक्स करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या 8% NaCl में, तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। इसमें क्या है कि पानी लॉस हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और वो श्रिंक कर जाता है। तो अपन ने 8% NaCl इसलिए कहा क्योंकि ये हाइपरटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक कितना होता है? अगर 0.7% NaCl पे रखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा आरबीसी का, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ब्लड इज 0.7% एन सेलाइन। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है। hemoglobin is a chromoprotein consisting of protein part globin and non protein iron containing part heme। तो ये हीमोग्लोबिन दो चीज का बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का और ग्लोबिन का। ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, और जो नॉन प्रोटीन आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है वो होता है हीम होता है। तो ये क्रोमोप्रोटीन होता है मेनली। और जो आयरन होता है, जो हीम का पार्ट आयरन है, वो ग्लोबिन से अटैच होता है। आयरन जो हीम का पार्ट है वो किससे अटैच होता है? ग्लोबिन पार्ट होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Hemoglobin molecule has two alpha chain with 141 amino acid and 2 beta chain। और इसमें क्या होती है? 2 बीटा चेन होती है with 146 amino acid each। तो 2 अल्फा 2 बीटा चेन का बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई 33% ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और याद रखना हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, जो अपने ब्रीथिंग में पड़ी थी। तो जब एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है कंपेरेटिवली अडल्ट में जो होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द अडल्ट। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फीटस में ज़्यादा होती है। और हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कितनी होती है बॉडी में? 12 to 16 ग्राम %, मतलब कि 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो किसी का हीमोग्लोबिन मान लो 12 से कम है या 10 से कम है तो अपन क्या कहेंगे? वो एनीमिया है। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम है उसका। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये क्या होता है? 12 to 16 ग्राम % कहते हैं इसे। इन अडल्ट ब्लड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेस देन 12 ग्राम पर ml इज कॉल्ड एनीमिक। तो अगर किसी का मान लो 12 से कम है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एनीमिक कहेंगे। तो इसको है ना, एक तो हीमोग्लोबिन के बेसिस पे एनीमिया है, और इसका है ना साइज भी छोटा हो जाता है। अगर मान लो किसी की आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो क्या आएगा? एनीमिया में आरबीसी छोटा हो जाएगा, तो उसे कहेंगे माइक्रोसिटिक। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोसिटिक आरबीसी होते हैं, मतलब कि छोटे साइज के आरबीसी। माइक्रोसिटिक एनीमिया इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक होता है। एबनॉर्मली लार्ज आरबीसी हो जाएंगे तो उसे कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। अगर मान लो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ गए तो क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, जो बॉडी अपने एलिमेंट पढ़े थे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं।
ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज WBC, तो ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम है WBC। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ये WBC कलरलेस होते हैं। तो मेनली इसमें क्या आएगा, एक तो आएंगे ग्रेनुलोसाइट आएंगे, एक ग्रेनुलोसाइट आएंगे। ग्रेनुलोसाइट में कहेंगे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। Leukocytes are generally short-lived. We have two main category of WBC, granulocyte and agranulocyte। तो अपन ने दो क्लास पढ़ी थी, ग्रेनुलोसाइट WBC, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल, एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मेनली क्या होता है, इसमें दो में डिवाइड होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन आएंगे, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के होते हैं एग्रेनुलोसाइट में, ग्रेनुल नहीं होते लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में। ग्रेनुल्स ऑफ न्यूट्रोफिल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, तो याद रखना जो ग्रेनुल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के वो गोल्गी बॉडी से राइज होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट RBC WBC हैज विदाउट ग्रेनुल, तो इसमें ग्रेनुल नहीं होते। मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स हैविंग किडनी शेप न्यूक्लाई, तो जो मोनोसाइट होता है ये लार्ज शेप का होता है, कंपेरेटिवली और सेल से बड़ा होता है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, तो बीन शेप का होता है, किडनी शेप का होता है मोनोसाइट का न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% टोटल WBC। अगर टोटल WBC में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे क्या है तो न्यूट्रोफिल होते हैं, 60 to 65% WBC क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसोफिल लीस्ट होते हैं, 1% होंगे, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं WBC में। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, तो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट होते हैं मेनली फेगोसिटिक का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया। ड्यूरिंग फीवर पायरोजन रिलीज बाय RWBC, तो फीवर क्यों होता है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है इंटरल्यूकिन, पायरोजन होते हैं वो WBC रिलीज करते हैं, उसकी वजह से अपने को फीवर आता है। कफर सेल क्या होते हैं, वो कफर सेल होते हैं लीवर आर ट्रांसपोर्ट मोनोसाइट, तो ये क्या होते हैं जो कफर सेल होते हैं। मोनोसाइट का काम क्या है, अपन ने फैगोसिटीज करना, मतलब कि बाहर के जो फॉरेन बैक्टीरिया है, वायरस हैं, इनको अटैक करना और एक रिलीज करना जिसके कारण फीवर होएगा। तो ये जो कफर सेल होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, मोनोसाइट की मॉडिफिकेशन होती है। मोनोसाइट क्या होता है, मैक्रोफेजिक फंक्शन होता है, तो ये मैक्रोफेजिक मोनोसाइट के बने होते हैं। तो मैक्रोफेजिक जो फंक्शन होता है जो लीवर में होएगा उसको कहेंगे आप स्पेसिफिकली कफर सेल। बेसोफिल क्या होते हैं, हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं, सीरोटोनिन, हिपेरिन सिक्रेट करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेशन जो होती है, रेडनेस जब आती है, कोई मच्छर भी काट जाता है तो रेडनेस किस वजह से आती है, क्योंकि हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये सब रिलीज होते हैं। इस्नोफिल क्या होता है, ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है और आल्सो ऐसे एलर्जिक रिएक्शन, मान लो छींक आती है तो एलर्जिक रिएक्शन है, तो मेनली इस्नोफिल इन्वॉल्व होते हैं उसमें। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये 20 to 25% होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, बी टाइप के और टी टाइप के। तो मेनली लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं, तो ये दो लिम्फोसाइट होते हैं। तो बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, तो मेनली क्या होता है जो बी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, तो सबसे छोटे होते हैं जो होते हैं WBC में, वो कौन से होते हैं, ये होते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं जो लोअर वर्टिब्रेट में होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, लीवर से। और जो WBC नॉर्मली तो वैसे बोन मैरो में होते हैं ह्यूमन बींग में। WBC आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट लीस्ट अबंडेंट, तो ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होते हैं पर इनके जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं। रेशियो ऑफ WBC RBC 1/, मतलब एक WBC होगा तो 600 RBC होंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। मेनली जो WBC का नंबर होता है बॉडी में वो होता है 4000 से लेके 11,000 पर 100 ml, और जो इसका होता है RBC की वो होते हैं 4.5 मिलियन, मतलब कि 45 लाख से 55 लाख तक होता है, तो इतना फर्क होता है। एब्नॉर्मल लो लेवल ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, जो 5000 से कम है या मतलब 4000 से कम है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट आर रिलीज एज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है प्लेटलेट, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये मेनली क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। A reduction in their number can lead to clotting disorder which lead to excessive loss of blood from the body। तो मान लो डेंगू होता है जब, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। प्लेटलेट की कमी होने से कारण क्या होता है, जो मान ली इसमें जो ब्लड का है लॉस हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस। जो प्लेटलेट होते हैं इनकी जो नॉर्मली अपने बॉडी में वैल्यू होती है 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 डेज का होता है थ्रोम्बोसाइट्स का।
थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। डिग्री लेवल ऑफ प्लेटलेट आर का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इनका अगर मान लो नंबर कम हो जाए उसे कहेंगे थ्रोम्बोसाइटिक प्लेटलेट का। अब पढ़ते हैं ब्लड जो होता है, ब्लड में एक ग्रुप होता है जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, वो एक एंटीजन स्पेसिफिक होता है, ए एंटीजन बी एंटीजन, तो उसके बेसिस पे अपन क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप। मान लो किसी के पे ए एंटीजन है आरबीसी पे किसी की बॉडी पे, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए ब्लड ग्रुप, किसी के बी है तो बी ब्लड, दोनों एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई भी एंटीजन है तो उसका क्या होगा ओ ब्लड ग्रुप। और उसी में क्या होता है, मान लो ए एंटीजन है तो उसके जो प्लाज्मा में है एंटीबॉडी बी होगी, अगर बी है तो ए होगी, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो अगर मान लो ब्लड में आरबीसी में एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट उसी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, दूसरी तरह की होगी। तो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफरेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट दो अपीयर टू बी सिमिलर। तो ब्लड वैसे तो देखने में सिमिलर होता है पर उसमें एंटीजन डिफरेंट होता है, उसके कारण ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग एबीओ एंड आरएच। दो टाइप की ग्रुपिंग सिस्टम देखते हैं, एबी एंटीजन के अकॉर्डिंग एबी ब्लड ग्रुप होता है और एक होता है आरएच एंटीजन के, उसके अकॉर्डिंग भी आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव होता है। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, ए पॉजिटिव भी हो सकता है ए नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि ए एंटीजन के साथ आरएच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ए एंटीजन के आरएच है तो उसे कहेंगे ए पॉजिटिव, अगर ए के साथ आरएच नहीं है तो उसे कहेंगे ए नेगेटिव। आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंटीजन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप। तो मेनली ये डिपेंड करता है जो आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। तो जो एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं वो किसने सबसे पहले बताई थी, लैंगस्टीनर ने बताई थी। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कार्ल लैंगस्टीनर। तो लैंगस्टीनर सबसे पहले बताया था। उसने क्या बताया था, एबीओ ब्लड डिस्कवर किया था 1900 में, 1900 में उसने डिस्कवर कर दिया था। और ए बी ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय ए बी ओ, तो अलग अलग बताए थे लैंगस्टीनर ने, ए बी इकट्ठा बताया था, वो बताया था डी कैस्टिलो और स्टीनी ने 1902 में। ए बी ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो दो एंटीजन होंगे ए या बी, अगर मान लो दोनों है तो उसे कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर मान लो ए एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, वो ए तो नहीं होगी, दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट होगी, बी के अगेंस्ट होगी। अगर बी वाला एंटीजन है तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी उसके प्लाज्मा में, अगर दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर कोई भी नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। तो अगर मान लो किसी में प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है वो डिफरेंट होगी एंटीबॉडी। अभी टेबल से समझते हैं एबीए ब्लड ग्रुप में क्या मतलब होता है एंटीबॉडी और एंटीजन का, और इसमें डोनर कौन कौन से हो सकते हैं। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा ए, एंटीबॉडी कौन सी होगी एंटी बी। तो अपने को डोनर है मान लो ए और ओ, अब मान लो बी का चढ़ा देते हैं, बी वाला ब्लड ग्रुप ए को चढ़ा दिया, तो उसका जो बी में जो एंटीजन है, जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में थी एंटी बी, वो इसको तोड़ देगी। तो अपन डोनर क्या है, हमेशा ए वाले का ए ही रखेंगे और या ओ रखेंगे। ओ से क्या फ़ायदा है, एंटीजन तो कोई है नहीं इसमें, एंटीजन तो होएगा नहीं, तो एंटी बी किसको तोड़ेगी, किसी को नहीं तोड़ेगी, तो एंटी बी होने से कोई नुकसान नहीं है। एंटी ए तब भी कोई रिएक्शन नहीं करेगी ओ वाले को, तो इसके पास एंटीजन तो होता नहीं है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। अब ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है, तो क्या होएगा उससे फ़ायदा, वो मान लो किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी का भी कर सकता है, ए का भी कर सकता है, बी का भी कर, ओ का भी कर सकता है। कैसे, मान लो ए ब्लड ग्रुप को अपन ए बी में चढ़ा देते हैं, तो उसके पास कोई एंटीबॉडी तो है नहीं ए बी वाले के पास, तो वो किसी को नहीं तोड़ पाएगा, तो ए बी वाला किसी से भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कौन करता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला करता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए हैव ए एंटीजन ऑन द सरफेस आरबीसी एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। तो याद रखना ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होएगा, एंटीबॉडी बी होएगी प्लाज्मा में, तो उल्टा होता है एंटीबॉडी के साथ। पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप हैज बी एंटीजन ऑन देयर सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटी ए एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी हैज बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन देयर सरफेस एंड नो एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। तो ए बी वाले में दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी एक भी नहीं होएगी। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन हैविंग नो एंटीजन बट हैव एंटीबॉडी, दोनों, इसमें क्या होएगा, कोई भी एंटीजन नहीं होएगा, एंटीबॉडी दोनों होएगी। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कौन करता है, ए बी ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ ब्लड ग्रुप। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, द ब्लड ऑफ ए डोनर हैव टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ ए रिसिपिएंट। तो डोनर और जब खून चढ़ाते हैं तो डोनर और रिसिपिएंट का देखना होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले का ए ही होना चाहिए, ओ होना चाहिए, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू
अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन। अगर मान लो ए वाले को बी का चढ़ाया था तो बी वाले डिस्ट्रॉय कर देगी और जिसके कारण क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की, और एग्लूटिनेशन कहते हैं उसे। फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट बी कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट आरबीसी ऑफ डोनर। मतलब कि जो रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटीबॉडी और जो डोनर की जो एंटीजन है वो सेम हो। Fourth, from the table it is evident that blood group O can be donated to person with any blood group, hence O blood group individual are called universal donor। तो याद रखना O वाले किसी को भी ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए अपन उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो O ब्लड ग्रुप कॉमन भी होता है सबसे ज़्यादा, O ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद AB एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप। ये एक्सेप्टेंस होती है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं AB ब्लड को। देयरफॉर सच पर्सन आगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ये रिसीव कर सकते हैं किसी का भी। ABO ग्रुपिंग के अलावा RH ग्रुपिंग होती है, RH में कहते हैं RH एंटीजन देखते हैं। अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन पेरेंट इन द रीसस मोंकी। तो ये रीसस मोंकी में देखा था। रीसस इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी, 90% में होता है ये। और सच इंडिविजुअल आर RH पॉजिटिव and those in having antigen is absent उसे कहते हैं RH नेगेटिव। तो ये RH एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे भी डिपेंड करता है। RH एंटीजन डिस्कवर्ड बाय लैंगस्टीनर वीनर इन द ब्लड ऑफ रीसस मोंकी। तो ये लैंगस्टीनर 1940 में ये कहाँ देखा था, रीसस मोंकी में देखा था। RH नेगेटिव पर्सन होता है इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH नेगेटिव RH एंटीजन। तो इसमें भी ऐसे ही है, RH वाले के अगर पास RH नेगेटिव है उसके पास एंटीबॉडी होएगी, क्योंकि RH नेगेटिव एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होएगी। एंटीबॉडी होएगी तो अपन RH एंटीजन वाले का ब्लड डाल देते हैं, तो RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीबॉडी। देयरफॉर RH ब्लड ग्रुप शुड बी मेट बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो ABA के साथ अपने को ये भी देखना होता है, A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को चढ़ाए, A नेगेटिव वाला A नेगेटिव को चढ़ाए। इसमें क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पैटिबिलिटी मिसमैच हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH ब्लड ऑफ द फीटस। तो अपन ने क्या देखा, जो RH नेगेटिव मदर होती है उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो RH पॉजिटिव होगी, जो एंटीबॉडी होगी उसमें, क्योंकि RH नेगेटिव मदर है, एंटीबॉडी होगी उनके प्लाज्मा में, तो वो क्या होगा, फीटस में चली जाएगी एंटीबॉडी। अगर फीटस RH पॉजिटिव का है तो फीटस की एंटीजन को तोड़ देगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोर्ट टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, द टू ब्लड आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो पहली जो प्रेगनेंसी होती है, RH नेगेटिव मदर है उसकी जो एंटीबॉडी प्लाज्मा है वो फीटस में नहीं जा पाएगी, पर दूसरी प्रेगनेंसी में चली जाती है शुरू में ही। हाउएवर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी एक्सपोजर मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत जा सकते हैं, पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं इतना जा पाता, पर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जाता है। इन सच केसेस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH बॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, RH जो नेगेटिव मदर थी उसमें इतनी ज़्यादा RH एंटीबॉडी बनी नहीं थी, ठीक है। जब मान लो एंटीजन जब डिलीवरी हुई तो फीटस के जो RH एंटीजन था वो धीरे धीरे मदर के ब्लड में जाने लग गया। एंटीजन अगर ब्लड में आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी ज़्यादा, क्योंकि वो फॉरेन है अपने लिए, तो मदर के लिए वो फॉरेन एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो वो एंटीबॉडी फीटस के पास चले जाएगी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में इतनी एंटीबॉडी नहीं होती अब मदर के प्लाज्मा में, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो फॉरेन एंटीजन है वो नहीं आया होता। वो क्या होएगा, शुरू में जो लीक हो जाएगी कहाँ पे, इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। तो फीटस के जो सब्सिक्वेंट दूसरी प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी चली जाएगी। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस एंड कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। तो अगर मान लो एनीमिया आएगा, WBC RBC टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन से क्या आएगा, एक बिलिरुबिन पिगमेंट रिलीज करेगा हीमोग्लोबिन टूटने से, तो वो जॉन्डिस कर देता है। दिस कंडीशन इज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक स्पेसिफिक नाम होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है फीटस में। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC ऑफ द फीटस। दिस इज आल्सो कॉल्ड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चे का डिस्ट्रॉय होने देता है RBC, तो उससे कंडीशन कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। This can be avoided by administration of anti-RH antibody to the mother immediately after delivery of first child। तो अगर मान लो थोड़ी सी एंटीबॉडी बनने लगी मदर में डिलीवरी के टाइम, एंटीजन जो फीटस का आ गया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी, तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट अपन एंटीबॉडी दे देंगे, anti-RH एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट ही एक एंटीबॉडी दे देंगे, anti-RH एंटीबॉडी, तो जिसके कारण वो एंटीबॉडी को तोड़ देगी।
अब बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन कैसे होता है ब्लड में? When you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for long time. Usually the blood stop flowing after some time. तो अगर कोई कट लग जाता है तो धीरे धीरे अपने आप क्लॉट बन जाता है, उसे कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड exhibit coagulation clotting in response to injury or trauma. This mechanism prevent excessive loss of blood from the body. तो कोगुलेशन का फायदा होता है जो अपना ब्लड लॉस होता है वो रुक जाता है लॉस होना। डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे ना जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे एक छोटे छोटे लेयर बन जाते हैं, उसे कहते हैं स्कम। होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, उसे कहते हैं स्कम। इट इज ए क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन इन विच डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड आर ट्रैप। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट क्या होता है, फिब्रिन का बना होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिब्रिन होता है। फिब्रिन जो उनसे बनता है, फिब्रिन क्या बनाता है, क्लोटिंग करता है। और साथ में जो डेड मटेरियल होते हैं, जैसे कोई टूट गया, डेड सेल हो गए, वो सारे ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे। फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन होता है, रिलीज होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके कारण क्लोटिंग शुरू हो जाती है। और जो फिब्रिन बनता है वो भी एक इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। अपनी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, उससे थ्रोम्बिन बन जाएगा। थ्रोम्बिन इन टर्म फॉर्म्ड फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस एंड इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन इनिशिएट ब्लड कोगुलेशन। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, कोगुलेशन शुरू करता है, थ्रोम्बिन बना के फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन जाएगा और कोगुलेशन शुरू हो जाएगी। एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। तो थ्रोम्बोकाइनेज एक रिक्वायर होता है एक्टिवेशन के लिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। तो इनएक्टिव स्टेट में जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एंजाइमेटिक। इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो मेनली क्या होता है, जो इंजरी होती है ना, तो ये क्या होता है, प्लेटलेट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सर्टेन फैक्टर, उससे क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट का बड़ा रोल होता है कोगुलेशन में। तो सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। तो टिश्यू भी कुछ रिलीज करता है जहाँ पे इंजरी होती है, वो भी कोगुलेशन शुरू करता है। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोटिंग में। क्लोटिंग टाइम कितना होता है, 2 से 8 मिनट होता है। नॉर्मली अगर मान लो किसी में क्लोटिंग नहीं हो रही है 8 मिनट तक, तो इसका मतलब उसे कुछ क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि हीमोफीलिया में होता है, क्लोटिंग की डेफिशिएंसी होती है। तो 2 to 8 मिनट मेनली क्लोटिंग फैक्टर का टाइम होता है क्लोटिंग का। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लोट। तो अपन क्लोटिंग फैक्टर हटा दें, प्लाज्मा में जो क्लोटिंग फैक्टर है उसको हटा दें, तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। विटामिन के एसेंशियल फॉर क्लोटिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। तो विटामिन के का क्या रोल होता है, जो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है, जो शुरू करता है प्रोथ्रोम्बिन कोगुलेशन, उसको बनाने में विटामिन के हेल्प करता है। ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी क्लोटिंग डिले। तो क्लोटिंग के कई कारण हो सकते हैं अगर डिले हो जाए, जैसे कि विटामिन के डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल अपना बॉडी में ब्लड चल रहा है, अगर नॉर्मली अगर क्लोट होने लग गया तो ब्लड फ्लो करेगा नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, अपने पास कुछ एंटी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, जो बिना जब चोट नहीं लगती नॉर्मली जब फ्लो कर रहा है तब क्लोटिंग नहीं होने देते। वो एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, एनिक-एमएल विच प्रिवेंट क्लोटिंग इज कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। जो कोगुलेंट नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट। ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन इन ब्लड वेसल, नॉर्मल टाइम में जब सर्कुलेशन होती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय एंटी कोगुलेंट। हिपेरिन होता है सबसे इंपॉर्टेंट। हिपेरिन प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये क्या कहता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनने देता। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन नहीं बनेगा। तो मेनली क्या होता है, हिपेरिन होता है जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है नॉर्मली कंडीशन में। डाइक्यूमरल होता है एक विटामिन के जैसा होता है, एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो ये क्या होता है, विटामिन के का जैसे एंटागोनिस्ट होता है, तो विटामिन के को एक्टिवेट नहीं करने देगा प्रोथ्रोम्बिन को। इन ए टेस्ट ट्यूब ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंटिंग बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट। जब अपन किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ब्लड को लैब में भेजते हैं, तो अगर रास्ते में क्लोट हो जाएगा ब्लड तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ब्लड को क्लोट होने से बचाने के लिए अपन सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट डालते हैं, जो क्लोटिंग नहीं होने देता। हीरोडिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है विच इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ लीच। लीच भी एक हीरोडिन भी होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, वो लीच के जो सलाइवा में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं लिम्फ की, बात करते हैं।
दूसरा जो अपन ने देखा था वस्कुलर में, एक तो ब्लड था कंपोनेंट, एक लिम्फ होता है, लिम्फ होता है टिश्यू फ्लूइड। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, some water along the small water soluble substance move into the space between the cell of the tissue, leaving the large protein and most of the formed element in the blood vessel। क्या होता है जब ब्लड पास करता है कैपिलरी से, उसमें क्या होएगा, दोनों चीज होएगी, सारा कुछ होएगा, प्लाज्मा, ब्लड कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कुछ होता है लिम्फ होता है। जो क्या होता है, वाटर होता है, जो ब्लड होता है पास करता है ब्लड वेसल से, जो उसमें से ब्लड में से वाटर निकल जाएगा और कुछ छोटा मोटा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस निकल जाएंगे कैपिलरी से, और वो कहाँ जाएंगे, जो सेल के टिश्यू होता है ना, जो टिश्यू सेल का बना होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे आ जाएगा फ्लूइड, वाटर और कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस। और ब्लड वेसल में क्या रह जाएगा, प्लाज्मा, उसके जो क्लोटिंग फैक्टर है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे वहीं रह जाएंगे। और जो बाहर निकल के आता है इंटरसेलुलर फ्लूइड में, उसे क्या कहते हैं, पर लिम्फ कहेंगे। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरटिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट इज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा से ही निकल के बना है, तो इसमें लगभग प्लाज्मा जैसा ही रोल होएगा मिनरल का। मिनरल होंगे, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे। लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लड माइनस आरबीसी। तो ब्लड में से आरबीसी ये सब हटा देंगे तो लिम्फ बन जाता है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग नो आरबीसी। तो लिम्फ में आरबीसी नहीं होंगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट पास करने होते हैं तो ब्लड से पहले क्या होगा, पास कर जाएगा लिम्फ, और वो सेल के अंदर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो मेनली क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होएगा न्यूट्रिशन, वो लिम्फ के थ्रू हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल ब्लड फ्लूइड टू द ब्लड एडिमा ड्यू टू रिड्यूस्ड रिटर्न ऑफ लिम्फ। अगर कई बार क्या होता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है। पैर में स्वेलिंग क्यों आ गई, जो लिम्फ था वो ब्लड वेसल में नहीं जा पाया, तो क्या होएगा, वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। तो वहाँ से इकट्ठा होने से क्या होएगा, अपने स्वेलिंग हो जाएगी। Elaborate network of vessel is called lymphatic system collect this fluid and drain back to the major vein। तो क्या होता है, इसमें जो लिम्फ होता है ये मेनली एक ड्रेनिंग सिस्टम बनाता है, ये भी अपने आप का लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और वो कहाँ पे खुलेगा, जो ब्लड वेसल की वेन होती है वहाँ पे जाके खुल जाएगा। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है लिम्फ होता है। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, मेनली लिम्फोसाइट होंगे जो क्या हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। लिम्फ इज आल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन। तो इसमें न्यूट्रिएंट और हार्मोन भी होंगे लिम्फ में। फैट आर द अब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विली। तो ये जो फैट होता है ये भी क्या होता है, लिम्फ के थ्रू अब्जॉर्ब होता है लैक्टियल में। जब अपन खाना खाते हैं तो उसका फैट होता है वो लिम्फ के थ्रू कहाँ होता है, लैक्टियल में अब्जॉर्ब होता है इन द इंटरस्टिशियल विली।